उसका नुकसान है ना, क्योंकि उससे नेग्लिजेंट हुआ है। ठीक है, तो जी दो आपका सवाल क्या था, सॉरी जी। काफुल का इसमें क्या प्रोग्राम जी क्या ये ऑप्शनल होता है कि वो करवाना जी या नहीं? देखें, जो रिस्क मिटिगेशन है तकाफुल, वो तो बैंक जरूर करवाता है, क्योंकि बैंक का एसेट इन्वॉल्व होता है, बैंक की गुड्स इन्वॉल्व होती हैं। तो बैंक जो है वो जब तकाफुल कराता है तो वो एक्चुअली दोनों का फायदा कर रहा होता है। नुकसान तो किसी का होगा। तो शरीयत में नुकसान कराना जरूरी तो नहीं, क्या ख्याल है कि भाई एक मुसलमान है मिसाल के तौर पे, वो वाली पार्टी करेगी काफुल को या बैंक करेगा? हाँ वो भी मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पे एक शख्स मुसलमान है और एक मुसलमान नहीं है, तो दोनों बीमार हो गए या बीमारी से बचना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सर्दी है, तो दोनों ने गर्म कपड़े पहन लिए कि हम गर्मी से सर्दी से बचें ताकि बीमार ना हो जाए। तो क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो मुसलमान होने का मतलब ये नहीं है कि अब वो गर्म कपड़े नहीं पहन सकता, अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, अपने रिस्क को मिटिगेट, सॉरी जी रिस्क मिटिगेशन टूल्स कुरान में है, यूसुफ ने अपनाया से कहा है तो मेरा सवाब हमारा जो आयात है और साथ मौजूदाएं और साथ रिस्क को मिटिगेट करना खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे मिसाल के तौर पर आप को लेते हैं, हिजरत मदीना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप डायरेक्टली तो मदीना मुनव्वरा जा सकते हैं। 3 दिन तक सारे सौर में आपको बयान किया रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कोई ना कोई तलाश करेंगे और फिर हालते चलेंगे। दूसरा रिस्क मिटिगेशन टूल आपने क्या इस्तेमाल करने में 2 रास्ते थे मदीना मुनव्वरा जाने। जैसे अभी बात, अगर आप इस्लामाबाद जाना चाहें पीटी रोड से भी जा सकते हैं और मोटरवे से भी जा सकते हैं। उसमें भी 2 रास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो मारूफ रास्ता था उसको छोड़कर गैर मारूफ रास्ते का इंतखाब। बिल्कुल ये भी रिस्क मिटिगेशन। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शराब को जो है जलाकर जो है नाश करो, है ना कि क्योंकि रात में जो है कोई जो जानवर है हुआ वगैरह आग न लगे। इस मिटिगेशन को इस्लाम के मिजाज का। इसी तरह जो मगरब के वक्त चीजों को ढांपना, ये भी रिस्क मिटिगेशन टूल है। क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में उसके बावजूद भी रिस्क रहता है, यानी अगर आप तकाफुल करा दें तो भी रिस्क रहता है। एक 2 रिस्क ऐसे आए, तकाफुल मतलब एक इवेंट अक्कर हो गया, एक रिस्क आ गया प्रैक्टिकली, और बैंक ने जो है तकाफुल कवरेज जो है वो दी, तो तकाफुल से जो क्लेम मिला वो यानी जो लॉस हुआ ना, लॉस से कम मिला। कई दफा तकाफुल कंपनीज आपको 100% जो है लॉस जो है वो कर देती, कंपनसेट कर देती, लेकिन कई दफा जो है ड्यू टू सम रीजन वो फर्स्ट 100 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है, और तकाफुल से जो आपको क्लेम मिला वो 80 रुपए का, तो 100 और 80 का डिफरेंस कितना आ गया, 20 रुपए। वो 20 रुपए प्रैक्टिकली और अमली तौर पर बैंक बियर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक जो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा और डीपली अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। आप ये भी साथ पूछना चाह रहे थे कि तकाफुल की कॉस्ट कौन बियर करे, मेरा ख्याल ये भी आपके क्वेश्चन का पार्ट था कि तकाफुल तो बैंक ने करानी ही करानी है, चाहे वो मुराबा, मुसाफा, सलम, गुड्स की शक्ल में गुड्स की कराएगा, इजारा करा रहा है तो अपने एसेट की कराएगा, मुशारका करा रहा है तभी अपने एसेट की कराएगा। ठीक है, ओनरशिप के बाद तो जाहिर है जब मैंने आपको चीज बेच दी, फिर आपकी मर्जी, आप उसके तकाफुल कराएं या ना कराएं, वो तो मेरा कोई उसके ऊपर वो ऑप्शनल है। लेकिन यह है कि ट्रांजिट की जाहिर है मैं कराऊंगा। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल आता है, वो ये आता है कि तकाफुल की कॉस्ट कौन बियर करता है।
तो तकाफुल की कॉस्ट अल्टीमेटली कस्टमर ही बियर करता है। अब कस्टमर कहता है कि जनाब ये जो गुड्स आ रही थी, अगर आपकी मलकियत में आ रही थी तो इसकी कॉस्ट आप बियर करें, ठीक है। अच्छा, अब बैंक कहता है कि बिल्कुल मेरी ही गुड्स हैं और मुझे ही बियर करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ आप देखिए कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जो गुड्स के पैसे भी तो खर्च हुए कि नहीं उसको शिप करने में, लोडिंग अनलोडिंग के ऊपर भी पैसे खर्च हुए होंगे। मिसाल के तौर पे आबिद साहब ने शहबाज साहब से चीजें मंगवानी है 10 लाख रुपए की, और आबिद साहब मुझे कहते हैं कि जनाब ये जब चीजें आ जाएंगी तो आप मुझे कितने की बेचेंगे। मैं उनको कहता हूं कि मेरा आपके साथ जो फाइनेंशियल रेट है वो है 15%, यानी कि चीजों की एक्चुअल कीमत के ऊपर मैं 15% का मुनाफा लेके तो अपनी सेलिंग प्राइस आपको बताऊंगा। प्लस अगर और भी कोई खर्चे इसके ऊपर आए जिनको मैंने पे किया तो उनको भी मैं सेलिंग प्राइस का पार्ट बनाऊंगा, और अगर वो खर्च आप कर लेते हैं मेरे बिहाफ पे तो फिर मैं उसको सेलिंग प्राइस का पार्ट नहीं बनाऊंगा। यानी कि 1,15,000 रुपया कीमत तो फाइनेंशियल कैलकुलेशन के मुताबिक है जो मेरा आपसे रेट तय हुआ है। अब आप कहते हैं जी आप इसके अलावा मेरे खर्चे आएंगे, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, वहां से लोडिंग अनलोडिंग हुई, 2,000 वहां दिया, कराची से चीजें आई, 10,000 वहां लगा, और उसके बाद यहाँ लोडिंग अनलोडिंग हुई, 2,000 फिर लगा, तो ये तो जी 15,000 रुपया और लग गया। तो मैं कहूंगा कि ओके, अगर तो मैंने पे करना है तो मैं पे कर देता हूं आपको, लेकिन फिर मेरी चीजों की कीमत 1,30,000 होगी। अच्छा, अब आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचें कि क्या यही वाला जो बिजनेस है, दुनिया का हर बिजनेसमैन इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करता। अगर वो अपनी कॉस्ट को अपनी सेलिंग प्राइस का पार्ट ना बनाए या अपने रेंट का पार्ट ना बनाए, जो इजारा के केस में, तो वो तो नुकसान में चला जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने एक वेस्ट कोट पहनी है, मिसाल के तौर पे मैंने ये जे डॉट से, मैं जे डॉट के पास गया और जाता हूं और उनको मैं कहता हूं भाई ये वेस्ट कोट मुझे पसंद है, तो कितने की? वो कहते हैं 10,000 रुपए की। मैं कहता हूं ओके, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसकी जो है ना जरा डिटेल बता दें कि इसमें क्या क्या शामिल, कॉस्ट क्या क्या शामिल है। अगर उनकी कोई पॉलिसी तो नहीं है, मैं जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए आपको कह रहा हूं। उन्होंने कहा ओके, हम आपको इसकी कॉस्ट बता। उन्होंने एक पर्ची दी मुझे, उसको जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो सबसे ऊपर लिखा था फैब्रिक कॉस्ट। ये है डायरेक्ट कॉस्ट। फैब्रिक डायरेक्ट कॉस्ट में वो कॉस्ट जो मेरी प्रोडक्ट के साथ मेरे साथ चली जाएगी। फैब्रिक कॉस्ट, बटनों की कॉस्ट और स्टिचिंग कॉस्ट, ये तीनों डायरेक्ट कॉस्ट है। अब ये तीनों की कॉस्ट है 4,000 रुपया, फैब्रिक प्लस स्टिचिंग प्लस बटन, ये 4,000 रुपए के। नीचे है इनडायरेक्ट कॉस्ट, उनकी दुकान के किराए का एक पोर्शन, उनकी मार्केटिंग, उनका ब्रांड, उनकी एडवर्टीजमेंट्स, उनका किराया, उनका बिजली का बिल, उनका टैक्स, उनके बोर्ड का टैक्स, उनके गार्ड्स की सैलरीज, उनके एम्प्लॉयज की सैलरीज, वो सारी चीजें ब्रेकअप करते 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 तो वो 4,000 और ऐड हो गया। अब टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी होगी? 8,000। नीचे लिखा हुआ है प्रॉफिट 2,000 और सेलिंग प्राइस आ गई 10,000। ओके, अब अगर मैं उनको कहूं कि भाई मेरा तो अलग तो डायरेक्ट कॉस्ट के साथ है ना जो चीज मेरे साथ जा रही है, तो तुम 4,000 प्लस 2,000 6,000 रुपया ले लो। ये तो तुम बड़ी गलत बात कर रहे हो कि तुम मुझसे 10,000 ले रहे हो। तुम तो वो 4,000 भी मुझसे ले रहे हो जो कि मेरे साथ नहीं जा रहा। तुम्हारे एम्प्लॉयज तो यहीं पे बैठे हुए हैं, तुम्हारी ब्रांडिंग, तुम्हें, तुम्हारा मार्केटिंग, तुम्हारा हर चीज जो है, तो अगर वो मुझे 6,000 में चीज बेचेगा तो क्या वो नुकसान में है या फायदे में? तो ये पूरी दुनिया के बिजनेस का रूल है। हम जो भी चीज मार्केट से खरीदते हैं, कोई भी चीज रेंट पे ले लें, हमेशा उसकी जो कॉस्ट है वो उसकी प्राइस का या रेंट का पार्ट होती है। और बकायदा इसके ऊपर तो दो बड़ी बड़ी एजुकेशंस हैं।
एक मजांग के अंदर अदारा है जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहते हैं, ICMA। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ये जो दो प्रोफेशंस हैं, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वाले, बड़े बड़े बिजनेस वाले क्यों रखते हैं इनको? ये इसलिए रखते हैं कि ये एक्चुअल में उनको उनकी कॉस्ट निकाल के बताते हैं कि जनाब आपकी ये कॉस्ट ये है, इतने में आपकी प्रोडक्ट सेल होनी चाहिए। अगर किसी भी बड़ी कंपनी की कॉस्ट सही कैलकुलेट नहीं हुई और वो गलत प्राइस पे चीजें बेचता चला जा रहा है, तो वो तो लॉस में जा रहा है, फिर अल्टीमेटली वो बिजनेस बंद हो जाएगा। कई बिजनेस इसी वजह से बंद हो गए कि उनका प्रोफेशनल एनवायरनमेंट नहीं था, उन्होंने ACMAs या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रखे हुए थे। वो चीजें बनाते रहे, बेचते रहे, बनाते रहे, बेचते रहे, पता चला ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो लॉस में चले गए। जितने की चीज बन रही थी उससे कम कीमत में बेची जा रही थी। ठीक है जी 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 जी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट मान साहब ने नोटिस किया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शरिया के रूलिंग है वो आप लोगों के कहने और अगर हम साइंस की बात करें तो इस रूलिंग को भी सामने रखें। ये इनडायरेक्ट टैक्स सॉरी एक्सपेंसेस में शरिया कोड का एतबार करता है, कस्टम प्रैक्टिस क्या है। आप लोगों ने पिता की किताबों में पढ़ा होगा, आया में भी होती है, जिसमें ये है कि जैसे पुराने वक्तों में जो गंदम वगैरह माप कर बेची जाती थी, तो मापने के लिए बर्तन होता था, जैसे आजकल दूध वगैरह भी है, तो उस बर्तन में मापने के लिए वो रखे जाते थे कुछ वर्कर, उसके लिए भी किस तरह है हम माल उठाने वाले करने वाले। तो उसमें फुकहा ने ये लिखा है कि जो हम्माल की जो भी उजरत होगी वो उर्फ के एतबार से दी जाएगी। अगर ऐसा उर्फ है कि जो बाय है वो देता है तो फिर बाय पे आएगा, जो सेलर उस पर आएगा, और अगर मुश्तरी देता है तो देता है। हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है, जैसे फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज है, जैसे हम डीप फ्रीजर लेते हैं, रेफ्रिजरेटर लेते हैं, काफी लेते हैं, तो वो पास शॉप वाले कहते हैं कि जी जो है हम आपके घर तक डिलीवरी देंगे, ठीक है, और वो पैसा नहीं देते। और बात कहते हैं कि हम जो है बस आपको यहीं भेजेंगे, आप खुद ही करवाइए और देकर। डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस ऑफ द एरिया, और शरिया ने यहाँ पे आपको ओपन एरिया। इसी तरह आप देखें कि आजकल कितनी सारी चीजें आप घर में, घर के नजदीक को मार्ट होते हैं छोटे छोटे, आप उनको फोन करते हैं, वो घर में फ्री डिलीवरी भी देते हैं, और बाज का कुछ लोग चार्जेस भी लेते हैं उसके। ठीक है, तो ये चीज हमेशा के लिए समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कस्टमर को समझ ही नहीं आता। वो कहता है कि अगर बैंक की चीज है और बैंक के एसेट्स हैं तो उसकी कॉस्ट भी बैंक बियर करे, फिर मैं क्यों बियर करूं? तो ये जरा मुश्किल होता है। आपको तो जल्दी समझ आएगी क्योंकि आप तो इस फील्ड के लोग हैं, लेकिन क्लाइंट को ये बात बहुत मुश्किल समझ आती है। शायद वो खुद से समझना नहीं चाहता, वो चाहता है कि बैंक पे करे ताकि मेरी जान छूट जाए। अच्छा जी, अब मुराबहा में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक नॉन कंप्लायंस और रिस्क हो सकता है, और वो क्या है कि ऐसी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं आप जो कि अकॉर्डिंग टू शरिया जायज ही नहीं है। ठीक है, तो वो बैंक जो है वो आपको अलाउ नहीं करेगा उसको खरीदने के लिए। तो अच्छा, अब मुराबहा में मैच्योरिटी के ऊपर भी एक शरिया नॉन कंप्लायंस रिस्क पैदा हो जाता है। जो आप कह रहे थे, जब सारा कंट्रोल शरिया बोर्ड का है तो फिर ये नॉन कंप्लायंस हैपन क्यों हो जाता है? अब आप समझ रहे हैं कि शरिया बोर्ड ने सिस्टम प्रोसेस दे दिया, लेकिन चीजें आ गई आपके वेयर हाउस में, आपको समझा दिया कि भाई इनको खरीदने से पहले इस्तेमाल ना करना। अब शरिया बोर्ड आपके हर वक्त सर पे तो नहीं बैठा हुआ ना, उससे तो समझा दी एक बात, आपने चीजें मुझसे खरीदे बगैर बेच दी हैं, तो जाहिर है फिर रिस्क, नॉन कंप्लायंस रिस्क आ गया। अब एक और चीज, मैं ये एक बात मुकम्मल कर लूं फिर मैं आपका क्वेश्चन है। एक और चीज है, उसका ताल्लुक है मेच्योरिटी के साथ। मेच्योरिटी और मेच्योरिटी के अलावा समटाइम्स क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट की बैंक में लिमिट अप्रूव्ड है 20 मिलियन रुपीस की, और उसने डिफरेंट मुराबा ट्रांजैक्शंस की हुई है। एक दफा सामान 10 लाख का खरीदा, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन 15 लाख का खरीदा, फिर तीसरी ट्रांजैक्शन फिर 10-15 का खरीदा, तो वो अपने 20 मिलियन की लाइन को मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस में यूज कर रहे हैं।
2 ट्रांजैक्शन जनवरी में कर ली, 2 फरवरी में कर ली, 2 मार्च में कर ली, 2 अप्रैल में कर ली। जनवरी वाली की जो मैच्योरिटी है लेट्स से वो जून में आ रही है, तो मुराबा में हर ट्रांजैक्शन की इंडिपेंडेंट मैच्योरिटी डेट आ रही होती है। ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, क्लाइंट की बैंक में लिमिट मौजूद है और वो पहले किसी कन्वेंशनल बैंक में फर्ज करे काम करता था और वहां से उसने कर्ज की लिमिट ली हुई थी। कर्ज की लिमिट में आसानी ये थी कि बैंक ने उसकी कर्ज की लिमिट को उसकी अकाउंट में फीड किया हुआ था, वो चेक काटता था, पैसे निकलवा लेता था। वो बैंक के कर्ज को इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों की फीस भी दे देता था, अपने घर की ग्रोसरीज भी खरीद लेता था, डॉक्टर की फीस भी अदा कर देता था, स्कूल की फीस भी पे कर देता था, अपने जाती इस्तेमाल में भी वो पैसे ले आता था। जब मर्जी चेक काटा जब जाके तो पैसे ले लिए अपने लिमिट अकाउंट में से, उसको लिमिट अकाउंट कहते हैं। लेकिन इस्लामिक बैंक में तो ऐसा नहीं हो सकता। इस्लामिक बैंक में तो आपको एवरी टाइम बैंक में आना है, अपनी प्रोडक्ट का बताना है, मैं क्या खरीदना चाहता हूँ, कहां से खरीदना चाहता हूँ, कौन सी प्रोडक्ट है, क्या कोई गरर नहीं होना चाहिए उसमें। फिर उसके मुताबिक मैं आपको पेमेंट दूंगा, आप वेंडर को भेजेंगे, वेंडर आपको सामान भेजेगा, फिर आप मुझसे खरीदेंगे। तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अब होता क्या है, क्लाइंट की लिमिट बनी हुई है बैंक में 20 मिलियन की और उसने उसमें से 10 मिलियन इस्तेमाल किया हुआ है और जून आ गया। जून में उसकी पहले वाली जो जनवरी में उसने ट्रांजैक्शन मुराबा की थी उसकी मैच्योरिटी आ गई है जून की किसी डेट में। जून की किसी डेट पे मैच्योरिटी आ गई है। तो हुआ क्या, अब क्लाइंट सोच रहा है कि मैं इसको मैनेज कैसे करूं। उसके पास पैसे नहीं है, किसी भी वजह से, किसी भी वजह से उसके पास पैसे नहीं है मेरी जनवरी में हुई हुई ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए। अब वो क्या करता है, नॉन कंप्लायंस की तरफ चला जाता है। वो बैंक के पास आता है, उससे पहले वो अपना पूरा एक अरेंजमेंट करता है। वो किसी और बैंक में अपने भाई बहन किसी के नाम का कोई कंपनी बनाता है, एबीसी एंड कंपनी, कोई नाम किसी और बैंक में। फिर जून में आता है बैंक के पास, आके कहता है कि मैं एबीसी एंड कंपनी से कुछ खरीदना चाहता हूं, ये ले कोटेशन। हालांकि वो खरीदना नहीं चाहता होता, वो फेक ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से फेक ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि रिस्क के लिए तो उसकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज मेरे पास मौजूद है। बैंक का बंदा कहता है ओके लाओ, वो कहता है जी ये 10 लाख की चीजें खरीदनी है एबीसी एंड कंपनी से। वो बैंक उससे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट साइन कराता है, एबीसी एंड कंपनी के नाम का उसको ड्राफ्ट बना के दे देता है और उसको कहता है जब चीजें आ जाएंगी तो तुमने मुझे इन्फॉर्म करना है। वो क्या करता है कि वो ड्राफ्ट बैंक से लेता है, जाके उस अकाउंट में एबीसी एंड कंपनी वाले में जमा करा देता है, जो कि उसका अपना ही अकाउंट है, किसी और नाम से खोला हुआ है, बेनामी अकाउंट जिसको कहते हैं। वहां से जब वो ऑर्डर क्लियर हो जाता है, कैश आ गया बैंक, पैसे निकलवाए, या तो अपने किसी जाती और काम के लिए उसने ये काम किया, या उसने सोचा कि जनवरी की जो ट्रांजैक्शन की मैच्योरिटी आ रही है उसको जो है वो मैंने मैच्योर कराना है, तो वो पैसे लेके बैंक में आ गया और आके कहा जी ये वो जो जनवरी वाली मेरी ट्रांजैक्शन है ना उसको सेटल कर ले। अब बैंक को क्या पता, तो पैसे लेके आया, बैंक ने वो उसकी जनवरी की सेटल कर ली। फिर उसने क्या किया, फिर एक नॉन कंप्लायंस काम किया। 2 दिन के बाद बैंक को बोला कि जनाब वो आपका सामान आ गया, आके चेक कर ले। अब जो उसने कोटेशन दी थी शुरू में, उससे वो कोटेशन दी ही इस तरह थी उस सामान की जो उसके पास पहले से मौजूद था। उसने अपने सेलमैन को कहा कि यार ये कोटेशन के मुताबिक सामान जरा बाहर निकाल, डब्बे में डाल के टेप कर दो, ऐसे लगे जैसे अभी आया है, ताकि बैंक का बंदा है वो आके देखे। खोलें जी, खोला, उसके साथ पूरा किया, ओके डन। अगर अंदर से उठा के बाहर रखा था, फिर बाहर से उठा के अंदर। तो पुरानी ट्रांजैक्शन मैच्योर हो रही, नई ट्रांजैक्शन बुक हो गई, तो इट्स अ नॉन कंप्लायंस।